गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की, जो कि यूपीएससी सीसैट 2024 एंड ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप यूपीएससी सीसैट एग्जाम 2024 में लेने वाले हैं, इस साल अगर आप ले रहे हैं, तो पिछले ट्रेंड एनालिसिस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ द वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रैकिंग सीसैट पेपर। इट इज बिकॉज मोस्टली आप देखेंगे कि अराउंड 27 to 28 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। अगर मैं आपको आरसी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का एक डेटाबेस दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि वेटेज जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो कुछ इस तरह से है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं फॉर द लास्ट 5 इयर्स का अगर हम एनालिसिस कर ले, 2023 में 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2022 में 27, 21 में 26, 20 में 25, 19 में 30, 2018 में 26। सो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि समवेयर अराउंड 25 to 30 के बीच में ये क्वेश्चंस वेरी करते हैं, ओनली फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। So you can understand the importance of mastering this particular component so that you could crack your CSAT paper easily and comfortably. तो इसमें अगर आपकी पकड़ अच्छी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप कर लेते हैं एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को, तो आपका सीसेट पेपर क्वालिफाई करना काफी इजी हो सकता है। ओके, तो आज के सेशन में हम आरसी से रिलेटेड टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे और इसके टिप्स और स्ट्रेटजीज को जानेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को कैसे हैंडल करना है और कैसे हम कम समय में और इफेक्टिवली स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो द कोर कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ लेते हैं। जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या तो कंफर्टेबल हो चुके हैं, या फिर जो लोग अभी नए हैं और सीसेट के सिलेबस को और पेपर को अभी स्टडी कर रहे हैं और प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनके लिए खास तौर से कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। है क्या चीज? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो डर है, हुआ है, वो चीज को दूर कर देते हैं। ठीक, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली तो क्या होता है, हमारा साइकिक फियर ही होता है, एक मेंटल फियर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि एग्जाम वही निकालते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आप पहले ही डरे हुए हो तो आपकी हार निश्चित है। लेकिन अगर आप इसको समझ के आगे बढ़ते हो तो आपको जीतने से कोई रोक भी नहीं सकता है। राइट। सो हम बात करेंगे पहले कोर कॉन्सेप्ट की। कोर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एक क्या होता है, एक पैसेज होता है एक ऑथर के द्वारा। ऑथर कौन है, एनोनिमियस है, हमें नहीं पता है। उन्होंने एक पैसेज दे दिया है, यू हैव टू रीड द पैसेज। आपको पैसेज को रीड करना है एंड ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग इम्प्लाइड इनटू इट। और आपको उस पैसेज में जो निहित भाव हैं, जो मीनिंग है उसका, उस भाव को, उस मीनिंग को आपको समझ लेना है, समझना है। मैं बार बार आपको इस चीज के लिए एम्फसाइज करूंगा, कॉम्प्रीहेंड करना है। रीडिंग एक अलग चीज है और उसको कॉम्प्रीहेंड करना एक अलग चीज है। ये दोनों ही प्रैक्टिस की चीजें हैं। तो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे और जितना ज्यादा आप समझेंगे, उतना ज्यादा आप इसमें अच्छे होते चले जाएंगे। वेरी सिंपल। व्हाट इज ऑथर्स व्यू पॉइंट इन द पैसेज? ऑथर का क्या व्यू पॉइंट है पैसेज में? पैसेज पढ़ते समय आपको एक बारीकियों पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको एक लॉजिकल ब्लेंड ऑफ माइंड के साथ, एक तार्किक दिमाग के साथ आपको पैसेज को देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने रीडिंग डाल दी, कुछ भी चल रहा है, जलवायु परिवर्तन या फिर मास एनिहिलेशन की बात चल रही है या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है और सिर्फ आपने नॉर्मली पढ़ लिया। नो, आपको ये देखना होगा कि जो ऑथर है, जो उस पैसेज को जिसने राइट किया है, उसका क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। राइट, व्हाट इज ऑथर्स व्यू पॉइंट इन द पैसेज? सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये समझना होगा आपको। व्हाट इज इम्प्लाइड इन द पैसेज? पैसेज का, पैसेज में छिपा हुआ भाव क्या है? कुछ इम्प्लाइड होगा उसमें, रीड बिटवीन द लाइंस करनी होगी, कुछ चीजें आपको उसमें से खुद निकालना पड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं होगा। राइट, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें छिपे हुए भाव को आपको समझना पड़ेगा। What message is he trying to deliver? This is very critical aspect of reading comprehension. क्योंकि जब तक आप पैसेज ही नहीं पढ़ेंगे, पैसेज के बोल क्या रहा है,
किन टॉपिक्स को कवर कर रहा है और उस पैसेज में बातें किस चीज के आगे पीछे घूम रही है, वो प्रॉब्लम की बातें हो रही हैं, सॉल्यूशन की बातें हो रही हैं, तब तक आप इस ऐसे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे। वो मैसेज क्या देना चाह रहा है, वो क्या संदेश देना चाह रहा है, राइट। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस तो आपने भी देखे ही होंगे, फिर भी मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विच बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। सिंपल पूछ रहा है कि भाई पैसेज पढ़ना, आपने पैसेज पढ़ लिया, उससे आप बताओ कि इससे प्रैक्टिकल मैसेज, सबसे लॉजिकल मतलब तार्किक रूप से, रैशनली आपको सोचना है कि उससे क्या संदेश देना चाह रहा है। ठीक है। व्हाट इज इम्प्लाइड, इसमें छिपा हुआ भाव क्या है, राइट। ऑथर का कुछ छिपा हुआ भाव है जो उसकी मंशा है, वो हो सकता है क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहा हो, राइट। वो आपको क्लू देगा, आपको उसको पकड़ना है। तो उससे क्या इंप्लाइड है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। व्हाट इज द अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज, क्या अज्यूम, आपकी कोई पहले से कोई अजम्पशन है या कोई पूर्व धारणा है, आपकी नहीं, वो किसकी है, ऑथर की है। वो क्या एजम्पशन हो सकती है इस पैसेज में, क्योंकि यहाँ आपके नॉलेज की, आपके जो भी आपके जो जनरल नॉलेज है या ये चीजें, वो टेस्ट नहीं की जा रही है इसमें। सिंपली आपको पैसेज के ही दायरे में सोचना है। तो उसमें ऑथर का व्यू पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑथर की क्या एजम्पशंस है, ऑथर क्या मैसेज देना चाह रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स क्या है पैसेज का, पैसेज का क्रक्स क्या है, मूल भाव क्या है, सारांश क्या है। ठीक है। इंप्लीकेशंस एंड इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इंप्लीकेशंस एंड इन्फरेंस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, उससे क्या इन्फर कर सकते हैं, उसमें छिपे हुए भाव क्या है, गूढ़ भाव क्या है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। सो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको ये चीज समझने में हेल्प करेंगे कि पैसेज को हमें हैंडल कैसे करना है, टैक्टफुली करना है, एक लॉजिकल ब्लेंड ऑफ माइंड के साथ करना है अप्रोच, आपको लॉजिकल ब्लेंड ऑफ माइंड अप्रोच करना है, और प्रैक्टिकल भी होना है। प्रैक्टिकल इन द सेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसेज के ही आपको दायरे में चलना है, पहली चीज। उसी में आपको जो भी है दिमाग लगाना है, आप बाहर से कुछ भी चीजें इसमें नहीं लानी है आपको। ठीक है। क्वेश्चंस को समझना है और फिर आपको पैसेज को सॉल्व कर लेना है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे टिप्स और स्ट्रेटजी की जिनकी मदद से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंफर्टेबली एंड इजीली हैंडल कर सकते हैं। नंबर 1, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस पैसेज ओनली एंड स्कोप इज लिमिटेड। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस पैसेज के ही अंतर्गत है, इसी पैसेज पे आधारित है। तो आपको बाहर से कोई जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे नहीं काम करेगा आपका, वो फेल हो जाएगा। एंड स्कोप इज लिमिटेड, स्कोप जितना है उस पैसेज के ही पेरीफेरी में आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ ऑथर का व्यू पॉइंट, पैसेज में क्या चीजें लिखी हुई हैं, उसमें क्या इंप्लाइड है मीनिंग, उसका क्या मैसेज है, इस पे आपको फोकस करना है। इसलिए बाहर से नो आउटसाइड, नेक्स्ट पॉइंट इज नो आउटसाइड नॉलेज और थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपके बाहरी ज्ञान और थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेंगे, पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज हो सकता है आपको एक बार दो बार, एक बार में ना समझ में आए, दो बार हो सकता है तीसरी बार भी पढ़ना पड़ जाए। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन पढ़ने से आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी कि अच्छा, हमें मुझे जवाब क्या देना है, तो वो चीज आपको निकालने में, डिराइव करने में आसानी होगी, राइट। जैसे कि हमने ये क्वेश्चंस देखा था, मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज, तो आप समझ जाएंगे अच्छा पैसेज में क्रक्स, ये सारांश पूछ रहा है मेरे से। ठीक है। इंप्लीकेशंस एंड इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या इन्फरेंस आप निकाल रहे हो, क्या इम्प्लाइड क्या है इसमें। ठीक है। एजम्पशन क्या है इस पैसेज में, मतलब पहले से ही ऑथर का कोई व्यू पॉइंट रहा होगा, कुछ एजम्पशन उसने, उसकी पूर्व धारणा रही होगी, वो क्या हो सकती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्वेश्चन को पहले रीड कर लेना है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। केयरफुली रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने केयरफुली नहीं पढ़ा और सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लिया तो फिर आंसर देने में तकलीफ होगी और आंसर हो सकता है गलत हो जाए।
नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड रीडिंग टेक्निक फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये स्पीड रीडिंग टेक्निक मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे टाइम प्रेशर का खेल है। अगर आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया जाए तो हो सकता है कि आप पैसेज को बहुत बड़े आराम से 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, बट यहाँ पे टाइम आपको कम मिलता है, तो इसीलिए आपको स्पीड रीडिंग टेक्निक करनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड रीडिंग टेक्निक को समझ जाएंगे। आपको पैसेज को फटाफट पढ़ना पड़ेगा, स्पीड रीडिंग टेक्निक करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट भी करना पड़ेगा। जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमको हाईलाइट भी करना पड़ेगा। दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स और मीनिंग। जहां भी अगर क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये समझ में आता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये उसको आप हाईलाइट करके चलेंगे। ठीक है, कोई फैक्ट ऐसी है जो आपको लगता है कि अच्छा इस क्वेश्चन को हेल्प करने में मदद कर सकती है, तो आपको उसको हाईलाइट करते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड रीडिंग के बाद, ये तो हो गई स्पीड रीडिंग की बात, और आपने हाईलाइट भी करना शुरू कर दिया, जिससे कि आपको पैसेज के रियल मीनिंग तक आप पहुंचने में आपको आसानी होगी, पैसेज को आप अच्छे से समझ पाएंगे, और आप टू द पॉइंट सोच पाएंगे। ठीक है, इसीलिए भी हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से पैसेज पे ही रहे, और जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसमें डिस्कस किया गया है वो चीजें आपके दिमाग में रहें क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। इसीलिए हाईलाइट कर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पैसेज इज गिवन इन हिंदी ऑल्सो। ये हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें वो भी ध्यान दें कृपया, कि अगर आपको लगता है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में अगर हम अटेम्प्ट ले रहे हैं और उसमें मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर वो उसमें जो सेंटेंसेस हैं उसमें डिफिकल्टी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसेज को देख लीजिए, आप हिंदी में पढ़ना शुरू कर दीजिए, और हिंदी में समझ के भी आप उसका बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, और बताऊंगा कि आप हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स भी, और हिंदी से अगर आप हैं, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, आप कमजोर हैं इंग्लिश में, तो हिंदी से भी आप पैसेज को बहुत ही सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसमें कहीं कोई डरने घबराने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है लीव द पैसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव द पैसेज इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। भाई इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों आपने पढ़ा, आपको लगा कि भाई ये तो मेरे, है ना, आउट ऑफ द स्कोप है, आउट ऑफ द परव्यू है, भाई समझ में ही नहीं आ रहा है, क्यों टाइम वेस्ट करना है ऐसे क्वेश्चन पे। आप क्वांट कर लो, आप रीजनिंग कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए, क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने की। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें करना है, बट इस माइंडसेट के साथ करना है कि भैया जो हम कर सकते हैं वही कर पाएंगे या करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट जो भी है उसको हम ले लेंगे एकदम से अपने टारगेट में कि नहीं नहीं इसको तो मैं फोड़ के ही आऊंगा, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको कंफर्ट फील हो, आपको लगे कि हाँ ये पैसेज समझ में आ गया है, ऑथर का व्यू पॉइंट है, पैसेज का मेन क्रक्स क्या है मुझे समझ में आ रहा है, कर दीजिए उसको। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि ऐसे कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि इसमें टाइम वेस्ट होने वाला है मेरा, उसको स्किप कर दीजिए, लीव कर दीजिए। तो ये थे कुछ टिप्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका ये कॉम्प्रिहेंशन हो या और भी जो सेक्शंस हैं, चाहे वो क्वांट ही क्यों ना हो या रीजनिंग ही क्यों ना हो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सीसेट पेपर को, उतना आसान आपके लिए होता चला जाएगा। तो इसको आप ओवरलुक करने की या फिर अंडर एस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई सारे महारथी हैं जो कि कई अच्छे बैकग्राउंड से भी आते हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार सीसेट में फेल हो जाते हैं। उसका सिंपल रीजन यही है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की गलती बिल्कुल मत कीजिए। एक सिंपल और एक एवरेज स्टूडेंट भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके आसानी से सीसेट पेपर को कर सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी इंटेलिजेंस और आपका जो डेटाबेस है वो तभी काम आएगा जब आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें। सो द स्टेटमेंट गोज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। अब हम सीसेट में खास करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रीवियस ईयर की ही बात करते हैं हम, 2023 की हम बात करें तो उसमें एक पैसेज है हमारे सामने। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपके सामने इसको रख रहा हूं, सो दैट कि आपको ये एक तरीका पता चल जाए कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या चीज़ है और कैसे हमें इसे हैंडल करना है। ठीक है, तो मैं बहुत फास्ट अभी नहीं पढ़ूंगा, ताकि जो लोग भी बिगिनर्स हैं, जो पहली बार इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, और जो समझना चाह रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, वो आसानी से समझ सके। फिर हम स्पीड टेक्निक भी करेंगे, स्पीड रीडिंग भी करेंगे, और क्विकली विद इन टाइम फ्रेम, विद इन सेकेंड्स हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक को सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पैसेज को पढ़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश में तो है ही ये पैसेज, तो जिन लोगों को इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो तो कंफर्टेबल है ही। ठीक है, और उस वो भी ट्रिक्स और टेक्निक्स को जानेंगे। बट इससे पहले हम हिंदी में बात कर लेते हैं इसी पैसेज को। ठीक है, ताकि हिंदी माध्यम वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका डर चला जाए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बात की थी कि भाई पैसेज को हिंदी में भी पढ़ा जा सकता है और पढ़ के उसका आंसर भी किया जा सकता है। क्योंकि सीसेट का पेपर आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी से उसको सॉल्व कर लीजिए। उसमें कहाँ जरूरत है कि आपको इंग्लिश में ही लगे रहना है, इंग्लिश में ही आपको महारथी अपने वो महारत दिखानी है आपको। तो इस तरह की कोई ऑब्लिगेशन जब नहीं है, तो आप आसानी से, आप आराम से देखिए। अब जैसे इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे? हम अक्सर भारत में, अपने देश की बात हो रही है, ठीक है, देखिए भारत में, ठीक है, अब भारत में इसको हमने हाईलाइट कर लिया। विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद। चलिए, एक समझ में आ गया। पहला ही लाइन पढ़ा हमने, क्या पढ़ा भाई? भारत में जो राज्य हैं, भारत हमारा ही देश है, हमारे देश की समस्याएं हैं, और हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, बीच नदी जल को लेकर विवाद के होने के बारे में सुनते रहते हैं। नदी जल का विवाद है, ठीक है, सुन रहे हैं हम, सुनते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले से ही जल की तंगी आती है। अब ये देखिए, ये सब स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं। कहने का मतलब है कि ये डेटा जनरल नॉलेज तो है नहीं है पैसेज में, तो आपको ये 20 है कि 14 है इतना ज्यादा करना नहीं, आप समस्या को समझिए, क्योंकि यहाँ विवाद को लेके हमने शुरुआत की है पैसेज को। तो ऑथर का व्यू पॉइंट आप समझ गए, ये क्या बोलना चाह रहा है? अपने देश में राज्यों के बीच नदी जल को, ये पानी के बंटवारे को लेकर के जो आपसी विवाद चलते रहते हैं, उसकी बात हो रही है। सिंपली आपको यहीं पे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, राइट। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम क्वेश्चन को पहले ही पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामूहिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए, देखिए, एक विभिन्न हितधारियों को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जल का उचित और सामयिक मतलब एक समान रूप से सही और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पानी का, उसको सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्ति युक्त, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। आप देखिए यहाँ पे मैं क्यों इस क्वेश्चन को, ये बार बार इसको मैं बोल रहा हूं कि आपको बहुत केयरफुली रीड करना होगा। तात्कालिक कार्रवाई को मतलब ये किसी एक्शन की बात कर रहा है, ये ना कोई आपसे मैसेज पूछ रहा है, न ही कोई इम्प्लीकेशन की बात कर, ये सीधा बोल रहा है तात्कालिक कार्रवाई को। तात्कालिक का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, तुरंत रूप से, मतलब एकदम तत्काल प्रभाव से। ठीक है, तत्काल प्रभाव से क्या कार्रवाई, मतलब एक्शन क्या लेना है बेसिकली, उसको मतलब रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो बहुत सारे नीचे आंसर भी दिए गए हैं। अब आप सीधा आंसर में मत जाइए, अभी अभी आप रुक जाइए, अभी आपको सिर्फ ये पढ़ना था, आपको यहीं पे रुकना होगा। तात्कालिक कार्रवाई, ये समझ गए आप? क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं इसको यूं समझाता हूँ, ये आप क्वेश्चन पहले दिमाग में डाल लीजिए। आपके दिमाग में आ गई कि भाई हमको कोर्स ऑफ एक्शन, ये बोल रहा है एक्शन क्या लोगे, COA मतलब कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, एक्शन की बात हो रही है, ये आप समझ गए। एक्शन आपसे पूछ रहा है। अब पैसेज को पढ़िए। ठीक है, अब आपको एक्शन लेना है भाई। विवाद तो हम सुनते ही रह रहे हैं, चलिए यहाँ तक शुरुआत हो गई थी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नदी तंत्रों में से पहले से ही जल की तंगी है, ठीक है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, ओके। जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है ना। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या की मांगे, ठीक है, ये सब बिल्कुल मतलब लाइव चीजें हैं जो आप पढ़ते ही रहते हैं और जिनसे आप रूबरू होते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन है, बढ़ती जनसंख्या की मांगे हैं, और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता। अब भाई इस डिमांड को कृषि पूरा करे, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या है तो एग्रीकल्चर के द्वारा ही तो उसको पूरा कर पाएंगे। तथा तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण, अब ये भाई ये औद्योगिकीकरण, ठीक है, जल की तंगी को क्या करेंगे और बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है।
तो यहां तक तो ये समस्या समझ में आ रही है कि हमें ये समस्या चल रही है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। किसका है? राज्य का है। चलिए ठीक है, केंद्र का नहीं है, ओके। इसके विभिन्न हितधारियों की, देखिए हितधारियों, क्वेश्चन आपने पढ़ा था, याद आ गया? हितधारियों की बात चल रही थी। अब देखिए ये अब आ रहे हैं हम लोग उस आंसर की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है आपका, कि हितधारियों की। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको समझने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन आपके दिमाग में है ऑलरेडी कि भाई एक्शन की, हमको बोल रहा था एक्शन बताओ, कार्रवाई को बताना है, ठीक है, क्या एक्शन लेना चाहिए। देखिए, इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती मांगों, भाई जाहिर सी बात है, सब स्टेट मांग अपनी लगे, के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी, हमको क्या करना है? एक संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है। देखिए ये ऑथर का व्यू पॉइंट है। मैंने पहले ही कहा है कि आपको पैसेज के बाहर जाना ही नहीं है। जो पैसेज है उसमें जो ऑथर का व्यू पॉइंट है, आपको सिर्फ वहीं तक कन्फाइंड रहना है, वहीं तक सीमित रहना है, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो इन मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में, ये ऑथर बता रहा है हमको, कि द्रोणी या बेसिन पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। मतलब ये एक बता रहा है कि भाई ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ऑथर बोल रहा है या पैसेज बोल रहा है? ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया यहां से। आगे भी पढ़ लीजिए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए, उन्हें जल का उचित भाग, क्योंकि सबको इक्वल की बात किया था हमने, इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है, और मांग कितनी है, डिमांड कितनी है, और भाई उसका कितना यूज होगा, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, सही ढंग से उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी, आदि आदि। और साथ साथ नदी और जल भर की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इतनी सारी चीजें ये बात कर रहे हैं, ये सब करना है। दक्षतापूर्ण उपयोग है कि नहीं उपयोग की, अब देखिए, अब क्वेश्चन हमने अपना समझ गए हैं। भाई पैसेज हमको समझ में तो आ ही गया है। अब हम जरा क्वेश्चन ऑप्शंस को देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अब ऑप्शंस को देख लीजिए। ये पहला ही ऑप्शन दे रहा है कि जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। ठीक है भाई, हम विचार करते हैं इस पे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और भी ऑप्शन देखना पड़ेगा। देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भरों का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसी कोई बात कही गई है क्या कि विशाल जल भरों का निर्माण किया जाना चाहिए? अपनी तरफ से मैंने कहा ना, कोई लॉजिक नहीं लगाना है इसमें। यहाँ एक नीतिपरक ढांचा की बात की, वो चलिए हम देखेंगे अभी। जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों, ठीक, जहां जल ज्यादा है, और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। भाई ये भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स है। ये इस बॉक्स इस परव्यू से बाहर की चीजें हैं कि नहरें बनानी चाहिए कि नहीं। ऐसी कहीं नहरें बनाने की बात की गई है इस पैसेज में? कहीं नहीं की गई है। यहाँ पे उचित भाग, कुछ वस्तुनिष्ठ मापदंडों की बात की जा रही है, क्या विषय उसको समझने की जरूरत है हमें, क्या उपयोग है, इन सब चीजों की बात की जा रही है ना। तो ये नहर बनाने की बात कहाँ से आ गई? अगला आप देखिए, जल संकट को दूर करने के लिए, ठीक है भाई, क्या करना है? कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रकों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। भाई ऐसी कोई बात हम कर ही नहीं रहे हैं कि इसके लिए हम जल की मांग को ही कम कर दें। अरे भाई हम तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कि सबको एक समुचित सामयिक और सही ढंग से मिले। उसके लिए सबसे एस्पेक्ट, अगर तीनों, अगर आपके ये आंसर गलत है, आप इसको फिर से पढ़िए। जल के बंटवारे का एक, ऐसे तो आंसर आ ही चुका है आपका, सीधा ए आ गया है, बट आप देखिए, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि जल के बंटवारे से रिलेटेड ये पैसेज है, हमको जल के बंटवारे की ही बात में मुख्य मुद्दा है, जिसके लिए ये पैसेज अपनी बात कर रहा है। नदी तंत्र जोड़ने और ये सब सारे ऑप्शंस हमारे क्या है, वो यहाँ बिल्कुल गलत आंसर है, इस तरह से। ठीक है, ये पैसेज को अप्रोच करने का ये तरीका है। तो इस उदाहरण के द्वारा, इस एग्जाम्पल से आप और भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को कर सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इंग्लिश में भी इस पैसेज को करेंगे, या दूसरे किसी पैसेज को करेंगे, और हम देखेंगे कि हम कैसे अपने टिक्स और टेक्निक्स को वहां लगा करके ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। So that's all for today, and thank you so much.